हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। 6 फरवरी को जो है आपका केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री के पेपर में जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है कितने पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में जो है 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं और वो 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे हमने आपको पहले ही बता दिया है, उस मॉडल सेट से जिसको हमने आपको 21 रुपया में दिया है। और उसका जो है आज हम लोग सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। 4 सेट का जो है ऑलरेडी सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है, ये 5वां सेट है और 5 सेट में जो 20 वो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग आज की इस क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि धातुई ठोस जो है क्या है और इसके जो है 2 उदाहरण देना है। क्या आप कहेंगे कि धातुई ठोस जो है उस ठोस को कहते हैं जिसके बंध जो है धात्विक होते हैं, या एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं कि धात्विक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके कण जो है धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं, इसीलिए ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। क्वेश्चन जो है छोटा सा पूछा है कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं। आंसर भी छोटा सा होना चाहिए कि धात्विक ठोस जो है उस ठोस को कहते हैं जिनके कण यानी परमाणु अणु आयन धात्विक बंध द्वारा बंधे होते हैं, उनको ही हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। अब धात्विक ठोस के जो है बहुत सारे गुण हैं। अब धात्विक ठोस के गुण का है तो ये विद्युत और ऊष्मा के जो है सुचालक होते हैं और ये चमकीले होते हैं, ठीक है, और ये तन्य भी होते हैं। कभी कभी जो है इसका गुण भी पूछ देता है, तो ये गुण आप याद रखिएगा कि धात्विक ठोस जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ये इनमें चमक पाई जाती है, ये तन्य होते हैं, तन मतलब कि कड़ा तना हुआ रहता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ये नमनीय यानी पीटे जा सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के उदाहरण है कि धात्विक ठोस क्या है, तो लोहा है, तांबा हो गया, ये जो है धात्विक ठोस हैं। क्वेश्चन है कि फ्रेंकल दोष जो है क्या है, उदाहरण के साथ जो है बताइए। तो फ्रेंकल दोष क्या है, जब किसी क्रिस्टल में से कोई एक आयन, मतलब कि इसमें बहुत सारा जो है धन आयन होता है, ऋण आयन होता है, तुम लोगों को भी पता है कि इसमें बहुत सारा जो है धन आयन होता है और ऋण आयन होता है, तो कोई इसमें से यानी किसी क्रिस्टल में से कोई एक आयन निकल करके खाली स्थान में चला जाता है, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को ही हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि जब किसी आयनिक ठोस में कोई एक छोटा धन आयन या ऋण आयन अपने स्थान से निकल करके खाली स्थान में चला जाता है, तो क्रिस्टल में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को हमनी के फ्रेंकल दोष कहते हैं। बात खत्म। अगर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे कि इस दोष में जो है क्रिस्टल का घनत्व जो है बढ़ेगा कि घटेगा, आप कहिएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो भाई ये क्लास में जो है मान के चलिए के गो है आदमी, 6 1 7 गो है। अब ये आदमी यहां से आकर के यहां जो है बैठ गया, तो इसका घनत्व बढ़ेगा जी, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, ठीक है। तो फ्रेंकल दोष में घनत्व जो है ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। लेकिन पूछेगा कि शॉर्टकी दोष में क्या होता है, तो शॉर्टकी दोष में घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका उदाहरण भी देना था कि इसके उदाहरण बताइए, तो आप बताइएगा सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, और एक और उदाहरण बता दीजिएगा AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। किसका उदाहरण है, फ्रेंकल दोष के जो है उदाहरण है। क्वेश्चन है कि समपराश्री घोल किसे कहते हैं। सिंपल सा इसका आंसर है बाबू कि जब 2 या 2 से अधिक विलयन जिनका प्रासरणी दाब जो है एक समान होता है, तो उसे ही हमनी के क्या कहते हैं, समपराश्री विलयन कहते हैं। यानी 2 गो जो है विलयन है या 2 से अधिक भी विलयन है, लेकिन सभी विलयन का प्रासरणी दाब जो है क्या है, समान है, तो उस सभी विलयन को हमनी के कहेंगे समपराश्री विलयन, ठीक है। क्या परिभाषा, तो 2 या 2 से अधिक विलयन जिनका प्रासरण दाब जो है एक समान होता है उसे ही हमनी के कहते हैं समपराश्री विलयन। और समपराश्री विलयन में क्या होता है, तो मोलर सांद्रता जो है सभी विलयन का बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म, असंख्य गुणधर्म कहे या अनुसंख्य गुणधर्म कहे, तो आप क्या बताएंगे। तब विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, तो जब विलयन में उपस्थित
विलय के कणों पर जो है विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं, तो उसे ही हमनी के बोलते हैं विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, जैसे एक विलयन होता है, जैसे एक टब में विलयन है, विलयन में एक विलेय होता है और एक क्या होता है बाबू, एक विलायक होता है। पता ही है, विलायक ज्यादा मात्रा में होता है और विलेय कम मात्रा में होता है। तब विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म की क्या है, तो वह गुण या वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर, तो यही गुण जो है क्या कहलाती है, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म। याद हुआ कि नहीं हुआ कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, तब विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म उस गुण को कहते हैं जिसमें विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। अब पूछा है कि अनुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण बता दीजिए। तो अनुसंख्य गुणधर्म जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन और प्रासरणी दाब। ठीक है, ये 4 गो जो है अनुसंख्य गुणधर्म होता है। आपसे एगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एकरा में से 3 गो के नाम देले रहेगा, कहेगा कि इन चारों में से कौन विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो आपको याद रखना है, जब चारों आपको याद रहेगा तो जो गलत वाला देले रहेगा वो आप मार सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरणी दाब। ठीक है बाबू, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है कि चालकत्व और मोलर चालकत्व की परिभाषा बताइए। देखिए, चालकत्व का होता है तो किसी विलयन या पदार्थ की वह क्षमता जिससे विद्युत धारा जो है प्रभावित होती है। कोई भी विलयन होके या कोई भी पदार्थ होके, अगर उस पदार्थ से लाइन हो करके आता है और जाता है तो वो उसकी क्षमता क्या कहलाती है, चालकत्व कहलाती है। ठीक है, किसी भी विलयन या पदार्थ की वह क्षमता जिससे विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है उसे जो है चालकत्व कहते हैं। ठीक है, चालकत्व को जी से दर्शाते हैं और इसकी इकाई सीमेंस होता है या ओम इनवर्स भी होता है। ठीक है, अब देखिए मोलर चालकत्व का होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वाले विलयन की चालकता क्षमता को मोलर चालकत्व जो है कहते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वाले विलयन की चालकता क्षमता को जो है मोलर चालकत्व कहते हैं। इसका जो है संकेत ये है। ठीक है, और इसकी इकाई जो है सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, अब इसको जो है डेल कहते हैं ना, डेल एम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के संबंधी जो है प्रथम नियम बताइए। तो क्या लिखेंगे, फैराडे के विद्युत विच्छेदन संबंधी प्रथम नियम, और प्रथम नियम लिख करके डैश देंगे और क्या लिखेंगे कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें से प्रवाहित होने वाले कुल विद्युत आवेश के सीधे समानुपाती होती है। आपको याद हुआ कि नहीं, फैराडे का प्रथम नियम, किसी भी विलयन के इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उससे प्रवाहित होने वाली आवेश के सीधा समानुपाती होती है, यानी कि W समानुपाती Q। ठीक है, चलिए W जो है पदार्थ की मात्रा है और Q जो है आवेश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या है। एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है बच्चा जी, तो वे जैव उत्प्रेरक जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। बात समझ रहे हैं। एंजाइम उत्प्रेरक का है, तो एंजाइम उत्प्रेरक जैसे कि चुंगली करे वाला एक आदमी से समझ सकते हैं कि चुंगली करे वाला आदमी का होता है, 2 आदमी में लड़ा देता है और अपने जो है वैसे ही रह जाता है। तो वैसे ही एंजाइम उत्प्रेरक है वे जैव उत्प्रेरक जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है। एंजाइम उत्प्रेरक क्या करता है, तो जीवित कोशिकाओं में होने वाली
रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है क्या करता है, बढ़ा देता है, लेकिन सेम अपने वैसा के वैसा ही रह जाता है, उसे ही हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। बात समझ गए? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है कि पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है। पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है? तो पृष्ठ सक्रिय कारक जो है वे पदार्थ होते हैं जो द्रव की पृष्ठ तनाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और दो भिन्न भिन्न अवस्थाओं जैसे तेल या पानी के बीच जो है संपर्क क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे कि साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया। अब पृष्ठ सक्रिय कारक आपसे पूछा कि किसे कहते हैं, तब पृष्ठ सक्रिय कारक उस पदार्थ को कहते हैं जो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और दो को अलग अलग पदार्थों के बीच में नजदीकी ला देता है। ठीक है, उसी को पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। जैसे साबुन, डिटर्जेंट, याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन है कि तांबा के दो गो अयस्क के नाम बताइए। बता सकते हैं आप? कैल्कोपाइराइट, जिसका सूत्र का होता है CuFeSO2, ठीक है, और उसके बाद क्यूपाइराइट, जिसका सूत्र का होता है Cu2O। बात समझ गए? नाम और सूत्र दोनों लिखेला था। तो तांबा के दो गो अयस्क, पहला कैल्कोपाइराइट CuFeS2 और दूसरा क्यूपाइराइट Cu2O। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहा कि खनिज एवं अयस्क में अंतर लिखिए। लिख सकते हैं कि खनिज एवं अयस्क में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ खनिज लिख देंगे, एक तरफ अयस्क लिख देंगे। लिखेंगे का? तो खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाते हैं, जिनका निश्चित रासायनिक संगठन और संरचना होती है। पहला अंतर लिखेंगे। और अयस्क में क्या लिखेंगे कि अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातु कम खर्च और आसानी और लाभ के साथ जो है निकाला जा सके। दूसरा अंतर, सभी धातुएं खनिज में पाई जाती है और प्रत्येक अयस्क जो है खनिज होता है, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता है। ये दूसरा अंतर लिखेंगे। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि क्या प्रत्येक खनिज अयस्क होते हैं। आपको देना होगा उत्तर कि नहीं होते हैं। प्रत्येक खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। देखिए, अयस्क बड़ा सा है, इसमें छोटा सा खनिज है। बात समझ गए? चलिए, अब जो है नेक्स्ट, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्यों? सिंपल सी बात है भाई, फ्लोरीन के जो है आकार छोटा होता है, क्लोरीन के आकार जो है बड़ा होता है। तब फ्लोरीन क्या करता है भाई? फ्लोरीन जो है जल्दी किसी के साथ जुड़ जाता है, लेकिन फ्लोरीन उल्टा हम बोल दिए, ठीक है। फ्लोरीन के आकार छोटा होता है और क्लोरीन के आकार जो है बड़ा होता है। अब फ्लोरीन जब छोटा होता है तो ये क्या करता है कि इसमें मौजूद जो भी जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका उच्च घनत्व होता है और वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो है प्रबल रूप से जो है प्रतिकर्षित कर देता है। एग्जाम्पल नहीं समझे होंगे, रुक जाइए थोड़ा आपको समझाते हैं। जैसे ई जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आकार इतना वो है, और यहाँ पे जो है क्लोरीन है, ये जो है इतना बड़ा है। अब बताइए कि कोई आदमी अगर जुड़ना चाहेगा तो किससे जल्दी जुड़ सकता है? मान के चलिए यहाँ पे आदमी है कोई, तो किससे जल्दी जुड़ेगा? इससे जल्दी जुड़ेगा, इससे जुड़ने में ज्यादा समय लगेगा, है कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे कि फ्लोरीन का आकार जो है क्लोरीन से छोटा है, छोटा होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो है क्या होता है, उच्च घनत्व होता है, और उच्च घनत्व के कारण कोई भी चीज अगर इससे जुड़ना चाहता है तो ये उसको प्रतिकर्षित कर देता है। मतलब कहता है कि नहीं, हम थोड़ा सा नहीं जुड़ेंगे। लेकिन क्लोरीन के आकार बड़ा है, ये बड़ा होने के कारण जो है इसके इलेक्ट्रॉन का जो है क्या है भाई, तो घनत्व कम है, और कम घनत्व है तो ये जल्दी किसी के साथ क्लोरीन जो है जुड़ जाता है। तो इसीलिए जो है फ्लोरीन से जो है अधिक है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब याद रखेंगे कि फ्लोरीन से जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक काहे है? तो फ्लोरीन के छोटा है आकार, छोटा होने के कारण वो प्रतिकर्षण अधिक करता है, लेकिन क्लोरीन के आकार बड़ा सा है, क्लोरीन बड़ा सा है तो उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब
इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसका अधिक है, इसीलिए वो जल्दी जुड़ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। हैलोजन तत्व जो है प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, रीजन बताना है। हैलोजन तत्व कौन कौन सा होता है पता है? फालतू, क्लास में, बोरिंग, आइडिया आते हैं। ये ट्रिक है। वर्ग 17 के जो है तत्व हैं, कितना? वर्ग 17 के तत्व हैं। 18 के तत्वों को अक्रिय तत्व कहते हैं, इतना तो मालूम ही होगा। चलिए, तो हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, क्यों? रीजन बताना है। तो हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्योंकि इनकी जो है विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है और इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है होती है, इसीलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक है। अब बता सकते हैं कि हैलोजन तत्व जो है प्रबल ऑक्सीकारक काहे है? तो हैलोजन तत्व जो है प्रबल ऑक्सीकारक किस लिए है? क्योंकि इसकी जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है का है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कह रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटर हैलोजन से आप क्या समझते हैं जी? इंटर हैलोजन का होता है जब हैलोजन तत्व को ही एक दूसरे के साथ मिला करके जो है यौगिक बनाया जाता है। जैसे हैलोजन तत्व कौन कौन सा है? अभी हमने कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब इसी में से दो के मिला करके तत्व बनाया गया। जैसे देखिए, क्लोरीन के जो है फ्लोरीन के साथ मिला दीजिए, क्लोरोफ्लोरो। अब जो है क्लोरीन के जो है ब्रोमीन के साथ मिला दीजिए, ठीक है। या जो है आप ब्रोमीन को जो है फ्लोरीन के साथ मिला दीजिए, मतलब दोनों हाइलोजन ही रहेगा, तो उसी को इंटर हाइलोजन तत्व कहते हैं। बात समझ गए? यानी वे सहसंयोजक अणु जो दो अलग अलग हाइलोजन परमाणुओं के आपस में जुड़ने से बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटर हाइलोजन। आसान भाषा में बताइएगा कि जब दो हाइलोजन तत्व आपस में जुड़ करके जो अणु बनाते हैं, उसी अणु को हम लोग कहते हैं इंटर हाइलोजन। बात समझ गए? चलिए उदाहरण में आप ClF लिख दीजिएगा, BrF3 लिख दीजिएगा। आइए क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक CF2 की संरचना का उल्लेख करें। बताइए जी, एक CF2 की संरचना जेनॉन फ्लोराइड का जो है, एक सी को जो है जेनॉन बोलते हैं और F को लास्ट में लगल है तो फ्लोराइड बोलेंगे। तो एक CF2 जेनॉन फ्लोराइड की जो है संरचना कैसी होती है? रेखीय होती है। अब कहेंगे कैसे? तो एक CE बीच में रहता है और दोनों तरफ जो है फ्लोरीन रहता है, ठीक है। तो इसकी संरचना कैसी है? रेखीय है। व्याख्या पूरा करना था तो पहले लिखें कि संरचना रेखीय है, दूसरा लिखेगा कि केंद्रीय परमाणु एक सी पे बीच में जो रहता है उसे केंद्रीय परमाणु कहते हैं। मतलब जेनॉन का संकरण sp3 है, इसका संकरण क्या है जी? sp3d है, sp3d है। और केंद्रीय परमाणु जेनॉन का जो है 3 एकांकी युग्म है और 2 बंध युग्म है। मतलब 2 गो इस पे जो है जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बाकी 3 गो जो है एकांकी युग्म है। समझ गए? और ये जो है त्रिकोणीय द्विपिरामिड ज्यामिति में व्यवस्थित है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड में। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि XeF2 की संरचना क्या है? रैखिक संरचना है। दूसरा, इसके केंद्रीय परमाणु पे 3 गो एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन है और 2 गो जो है बंध युग्म इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसकी संरचना पूछ देवे तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है बच्चा जी? क्वेश्चन है कि F ब्लॉक के तत्व जो हैं क्या है? F ब्लॉक के तत्व जो हैं क्या है, उन्हें यह नाम क्यों दिया गया? तो F ब्लॉक के तत्व जो है उन तत्वों को कहते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है F ब्लॉक में जाकर के रुकता है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा और उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है F ब्लॉक में जाकर रुकेगा, तो उन तत्वों को ही हम लोग कहेंगे F ब्लॉक के तत्व, ठीक है। अब याद हुआ आपको F ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? तो F ब्लॉक के तत्व उन तत्वों को कहते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है F ब्लॉक में जाकर रुकता है, उसे F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसमें कौन कौन सा श्रेणियां आती है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल के नीचे में होता है F ब्लॉक, ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे कि आवर्त सारणी में वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में जाकर रुकता है तो F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसमें मुख्यतः लैंथेनाइड होता है और एक्टिनाइड होता है।
ठीक है। अब जो है लेंथ एफ ब्लॉक के नाम काहे पड़ा, तो आपको पता ही है एफ ब्लॉक का नाम एफ ब्लॉक काहे पड़ा, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है 4f या 5f उपखंड में जाकर के भरते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए कि बताइए कॉपर 1 प्रतिचुंबकीय है और कॉपर 2 जो है अनुचुंबकीय है, व्याख्या करें। कॉपर 1 को कभी कभी कॉपर प्लस भी लिखता है और कॉपर 2 को जो है कभी कभी कॉपर 2 प्लस लिखेगा या 2 गो प्लस दे देगा, ठीक है। 2 गो प्लस मतलब कि एगो प्लस 2 गो प्लस, ठीक है। अब कहेगा कि प्रतिचुंबकीय है और ये अनुचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय मतलब होता है कि चुंबक में सटेगा नहीं, अनुचुंबकीय होगा मतलब थोड़ा थोड़ा चुंबक में सटेगा। तो काहे होता है, मतलब Cu प्लस जो है प्रतिचुंबकीय है, काहे, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है 3d में पूर्णतः भरा हुआ है, इसीलिए ये प्रतिचुंबकीय है, किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। जबकि Cu2 प्लस का जो है का आखिरी इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में पूर्णतः नहीं भरा हुआ है, जिसके कारण ई अनुचुंबकीय है। अरे d में 10 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसमें 10 गो भरल है, तो इसको अब किसी दूसरे से क्यों जुड़ना है, तो इसीलिए प्रतिचुंबकीय है। लेकिन एक में एगो अभी खाली है, इसीलिए क्या है, अनुचुंबकीय है। याद रखिएगा यहाँ पे लिखा भी है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो है कहता है कि निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम लिखिए। बताइए किस किस को जो है आईयूपीएसी नाम जो है लिखने आता है। अगर नहीं आता है यूट्यूब पे आप ट्रिक जो है सर्च कीजिएगा कि आईयूपीएसी नाम लिखने का ट्रिक बाय सनी सर, आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा सा ब्रैकेट है, CO है और NH3 मतलब अमोनिया है और यहाँ पे 5 छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद Cl है और बड़ा सा ब्रैकेट और फिर जो है Cl2 है, Cl2। हाँ इसका नाम क्या पड़ेगा, तो 5 है, पेंटा आई एमीन है, तब पेंटा एमीन क्या बोलेंगे, पेंटा एमीन क्लोरिडो, क्या बोलेंगे, फिर से सुनो, पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 2 क्लोराइड। बात समझ में आ रहा है। पेंटा एमीन, पेंटा किसको बोले, 5 को बोले। इसको NH3 को क्या बोले, NH3 को हमने एमीन बोला। एमीन के बाद जो है हम लोग जो है इसका नाम रखेंगे, ठीक है, क्लोरिडो, और यहाँ पे जो है इसका का कोबाल्ट नाम है, कोबाल्ट रखेंगे और फिर जो है लास्ट में जो है क्लोराइड आएगा। तो आप जो है ध्यान से जो है इसका नाम जो है रख सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका नाम जो है आप जो है हमें बताइएगा, इसका नाम क्या होगा। इसका होगा 3, देखिए तो 3 के ट्राई C2O4 को ऑक्सीलेटो बोलते हैं, तो ट्राई ऑक्सीलेटो, उसके बाद ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, ब्रैकेट में 3 पोटेशियम होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो है आप नाम जो है लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिक्चर आयोडीन के विभिन्न अवयव जो हैं क्या हैं। टिक्चर आयोडीन के विभिन्न अवयव क्या हैं, तो टिक्चर आयोडीन के अवयव जो हैं, आयोडीन है, पोटेशियम आयोडाइड है, अल्कोहल है और जल है। टिक्चर आयोडीन होता क्या है पहले जानिए। जब आपके शरीर में कहीं पे घाव हो जाता है तो पाउडर लगाते हैं या दवाई लगाते हैं, उस दवाई को ही टिक्चर आयोडीन बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि टिक्चर आयोडीन के अवयव, मतलब वो टिक्चर आयोडीन में क्या क्या होता है। तो क्या होता है, आयोडीन होता है, पोटेशियम होता है, अल्कोहल होता है और पानी होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, कहाँ गए भाई, हाँ क्वेश्चन लास्ट है 20 नंबर की 19 नंबर। इलास्टोमर क्या है और प्राकृतिक स्टालोमर का जो है एगो उदाहरण देना है। तो देखिए स्टालोमर क्या है, तो स्टालोमर एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें अधिक लचीलापन पाया जाता है, जिसको खींचने पर जो है लंबा हो जाता है, लेकिन फिर जो है छोड़ देते हैं तो उसी अवस्था में आ जाता है। इसका उपयोग रबर बनाने में, टायर बनाने में, सील आदि बनाने में किया जाता है। मतलब स्टालोमर समझिए कि एक प्रकार का रबर है जो पॉली बहुमर है, जिसको खींचने पर जो है उसका लंबाई बढ़ जाता है और फिर छोड़ देते हैं तो उसी अवस्था में आ जाता है। इसका उपयोग टायर बनाने में, रबर बनाने में, सील बनाने में करते हैं। अब
प्राकृतिक स्टालोमर का एक उदाहरण बताना है, तब प्राकृतिक रबर मिटारे वाला बचपन में जो आप मिटारते थे। बताइए कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा कोई बता सकता है? कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा कौन बताएगा? नहीं बताएगा, हम बताते हैं तुम्हें। कार्बोहाइड्रेट जो है वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से जो है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट जो है वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, जिनका अनुपात जो है क्या होता है? 2:1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ये जीवों के लिए ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत है। जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, और इसका उपयोग जो है जीवों को ऊर्जा के लिए किया जाता है। जैसे आप में ऊर्जा की अगर कमी हो गई तो आपको कार्बोहाइड्रेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मॉडल सेट 5 जो है हमने कंप्लीट कर दिया, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। अब एक दिन आपको ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। आई थिंक 2 मॉडल सेट का हम करवाए हैं ऑब्जेक्टिव, 3 को और बचल है। एक के दिन में 3 को जो है पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो बाकी आप जो है 6 फरवरी को आपका पेपर है। जो लोग पहला वीडियो देख रहे हैं तो पीछे के 4 वीडियो भी जो है आपको देखने होंगे, तब आपको जो है अच्छा केमिस्ट्री में नंबर आएंगे। तो मिलते हैं बच्चा जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।